समाज का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको शादी कहते हैं और जो दो परिवारों का मिलन है उस सब्जेक्ट पे पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं। आजकल क्या होता है कि 10 इयर्स के लिए कोई डेट कर रहा है, बट जब शादी की बात आती है थिंग्स डोंट वर्क आउट। डेट्स जो है ना हमारे हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। कौन सी एज राइट होती है शादी के लिए? देखो, शादी के लिए जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब भी अच्छा रिश्ता मिल ले तो कर लेना चाहिए। बट अगर किसी को शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम है, मैं इंटरफेरेंस में बिलीव नहीं करता, मैं सोल्यूशन में बिलीव करता। अगर आप अपनी प्रॉब्लम मुझे समझा दोगे तो मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा। वेलकम टू डोपामाइन। हाय, हेलो, थैंक यू साशा। हाउ आर यू फीलिंग टुडे अंकल? इट्स फाइन, लवली। और आज की जो टॉपिक है वो है यूथ हाँ जी। एंड सीनियर्स कि उसमें सोच में तकरार क्यों आ रही है, कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है। आज हम उस सब्जेक्ट पे बात करेंगे, ठीक है। अंकल, आप हमारी ऑडियंस के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो? जी, मैं अवतार सिंह हूँ। मैं ये कह सकता हूँ फ़ख्र के साथ कि मुझे अपनी उम्र का तजुर्बा है और मुझे अपने काम का भी तजुर्बा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के तो मैं समाज का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको शादी कहते हैं और जो दो परिवारों का मिलन है, उस सब्जेक्ट पे पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ। वाओ, लवली। और मुझे बहुत तजुर्बे मिले इस लाइन में, बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि इस मैट्रिमोनियल सर्विस में आके मुझे परमात्मा से और उसके सिस्टम से मिलने का मौका मिला। बिल्कुल। क्योंकि एक बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है, दूसरा बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है और उन दोनों का मिलाप कैसे हो रहा है और किस एंगल से कौन सी चेन में की कड़ी में से मिली और उस कड़ी के मिलने के बाद हम कैसे कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचे। जब आप किसी को मिलाते हो, व्हाट आर द की पॉइंट्स जो आप अपने दिमाग में रखते हो कि इन दोनों की ये चीज़ें मिल सकती हैं, तभी हम इनका मिलाप कराएँगे? सबसे पहले सहसा ये सोचना कि जो थॉट प्रोसेस है दैट शुड बी द सेम, ठीक है। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि सोल का जो कनेक्शन है, सोल कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज मस्ट। आपका सोल कनेक्शन से क्या मतलब है? सोल कनेक्शन का मतलब होता है कि हम किसी को फिजिकली देख के अप्रिशिएट करते हैं या उसको उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। जबकि जो हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि वी शुड कनेक्ट विद देयर सोल्स। Soul should be connected. If the soul is connected, there will be no dispute at all. बट आप फर्स्ट इंस्टेंस में कैसे बता सकते हैं कि ये सोल से कनेक्टेड होंगे कि नहीं? वो क्या आप उसके लिए बड़ा पुराना सब्जेक्ट है। इसको हिंदी में ऑरा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऑरा मेरे और आपके बीच में क्रिएट हो रहा है राइट। और बॉडी के अंदर ना एक ब्लड का सर्कुलेशन चलता है जो पैर से लेके सिर तक जाके फिर वापस आता है और वो उसको ब्लड चक्कर बोलते हैं कि ब्लड एक सिस्टम से दूसरे पूरा होता हुआ वो ट्रेवल करता हुआ नीचे तक वापस आता है। इसको हम बोलते हैं ब्लड चक्कर। तो ऑरास के लिए किसी का भी साथ अगर आपने ऑरा टैली करना है तो मिनिमम 20 मिनट्स इज रिक्वायर्ड कि आप और हम या किसी के साथ भी आपके साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं तो 20 मिनट तक अगर हम शांति से बैठ गए और आपको भी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आई और सामने वाले को भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आई, इट मीन्स आपका और पॉजिटिव साइड में चल चुका। और जब उसको 20 मिनट के बाद आधा घंटा 1 घंटा अगर आपने 60 मिनट्स पार कर दिए और आप एक दूसरे से कंफर्टेबल जोन में बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका और उनका ऑरा पॉजिटिव है। वहाँ से आपको फ़ायदा हो या ना हो नुकसान नहीं हुआ।
ये कुदरत का बनाया हुआ जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, मतलब जो परमात्मा है वो इसके अंदर है, बॉडी के अंदर, है ना, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और आत्मा का कनेक्ट होता है, तब सोल कनेक्शन होता है। फिजिकल कनेक्शन क्या हुआ कि हमने किसी को देखा, किसी के साथ हम अटैक्ट हुए, किसी को हमने डिसलाइक किया, किसी को हमने लाइक किया, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, बातचीत करके अगर हम आधा घंटा टाइम पास करते हैं, तो इसको कहते हैं कि वी आर टॉकिंग विथ एक्सपीरियंस एंड इट इज सुटेबल टू द बोथ। अगर इट इज सुटेबल टू द बोथ, इट मीन्स कि हमारा ऑरा पॉजिटिव है एंड वी कैन गो टुगेदर इन द लॉन्ग रन। राइट। अंकल, आजकल क्या होता है कि 10 इयर्स के लिए कोई डेट कर रहा है, चाहे 8 इयर्स के लिए साथ है, बट जब शादी की बात आती है थिंग्स डोंट वर्क आउट। ऐसा क्यों है? देखो जी, डेट्स करना एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, शादी करना इट्स ए डिफरेंट सब्जेक्ट, है ना। डेट्स जो है ना, हमारे हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। डेट्स हमारे पास बाहर से कल्चर आया है, जिसको हमने जाने अनजाने में एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। क्योंकि डेट्स का मतलब होता है फ्रेंडशिप क्लब, एंड द पर्सन हु डोंट वांट टू मैरी विल प्रेफर टू गो फॉर द फ्रेंडशिप क्लब, जिसको हम इंग्लिश में डेटिंग कहते हैं। और शादी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने सामने वाले के लिए लेनी है। शादी में ना दो शब्द काउंट होते हैं, एक शब्द है आई, एक शब्द है वी। जब हम सिंगल होते हैं तब हमारे को लोग आई बोलते हैं, मैं यूज करता हूँ आई वॉज गोइंग। जब आप मेरे साथ मिल गए तो वर्ड हमने क्या यूज किया, वी वर गोइंग, आगे ना। तो आई से वी बना। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब दो लोग होते हैं, और वी का मतलब विक्ट्री होता है ना। वी करते हैं ना, से विक्ट्री का निशान होता है। तो वी से क्या बना, हम सफर बना, ठीक है। अभी जब हम आई से वी होते हैं तो वी का मतलब क्या हो गया कि टुगेदरनेस, सफर में भी और लाइफ में भी। तो हमारे को सामने वाले के पास क्या क्या गुण देखने चाहिए। अगर हमने आपके साथ सोल कनेक्ट कर ली, जैसे हमने आपके साथ आधे घंटे का एक बैठ के टाइम पास किया, हमारी आपकी सोल कनेक्ट हो गई। अब इस सोल कनेक्ट हो गई, तो सोल कनेक्ट होने के बाद अब ये सेकंड स्टेप आता है कि यस वी कैन डिसाइड नाउ कि वी कैन गो टुगेदर, ठीक है। अब ये आपकी सोच शक्ति पर डिपेंड करता है कि उसको आप 10 साल लेके जाना चाहते हैं या आधे घंटे में डिसाइड करना चाहते हैं। अगर आपने 1 घंटे में डिसाइड करना है तो आपने उसकी मूल 4 चीज़ें देखनी है कि भाई उसके आपके थॉट प्रोसेस सेम है, उसका आपका लुक ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि फाइनेंशियल मैच है कि नहीं। लुक मैच नहीं करता, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि भाई लुक परमात्मा की बनाई हुई है, और परमात्मा की बनाई हुई कोई चीज़ को हम खराब या बुरा अच्छा कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो व्हाट द गॉड डज दैट्स व्हाट द बेस्ट। उसने शक्लें बनाई, किसी के नोज को ऐसे उठा दिया, किसी को चिपका दिया, किसी की आइज को छोटा कर दिया, किसी को बड़ा कर दिया, किसी का फोरहेड छोटा कर दिया। हर एक का फेस टू फेस, इवन हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी मैच नहीं करते, है ना। इट मीन्स क्या हुआ कि हमने टुगेदरनेस की के जो जो नियम कानून है उसको फॉलो करना है। और अब टुगेदरनेस में इंडियन कल्चर है और एक तरफ हमारा बाहर का कल्चर है। बाहर के कल्चर में फ्रेंडशिप है, उनके साथ फिक्स नहीं है कि भाई आज वो एक के साथ घूम रहे, 6 महीने बाद हो सकता है कि वो किसी और के साथ घूम रहे हो, और अगले 3 साल बाद हो सकता है वो किसी और से शादी करके बैठे हो। जबकि हिंदुस्तान का ये कल्चर नहीं है, और इसी कल्चर ने हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को बर्बाद करने की कोशिश की है, जिसमें हमारा यूथ फंस गया। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं, या तो वापस इंडियन कल्चर में वो वापस आएगा जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। उनके कल्चर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, एंडलेस प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको ना फिक्स दिमाग में नहीं है, उनके पास उनके दिमाग में
जो सब्जेक्ट चलता रहता है वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो एक जगह पे स्टैंड नहीं करती। सो हमारा इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर। इसके अंदर माँ-बाप पेरेंट्स के साथ बच्चों की तालमेल बैठती है और हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में शादी परिवार की होती है, बच्चों की नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट लेके अगर आप चलेंगे तो आपको इन द लॉन्ग रन फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। अपना इंडियन कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है। अभी आपने बोला परिवार की होती है, तो उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें एज़ अ यूथ हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए? देखो सबसे पहले तो आपको ना जिस घर में जाना है, उसके अंदर घर के परिवार के मेंबर कितने हैं, ये देखना होगा। फिर उस परिवार में जिसके साथ जब साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय किसके साथ बिताना है आपने, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपने अपने मदर इन लॉ के साथ बिताना है ना? या फिर बिज़नेस अगर सिमिलर होगा, तो हो सकता है कि आप डे टाइम में अपने हस्बैंड को के साथ रहें, रात में भी घर में रहें एक साथ में। जैसे मैं और मेरी वाइफ़ हैं, हमारी शादी को 45 साल हो रहे हैं और हम वी आर टुगेदर, है ना? वी आर टुगेदर मीन्स हम दिन में भी घर में हैं, रात में भी घर में हैं। मतलब जब इकट्ठे ही हैं, वी आर ऑलवेज़ टुगेदर ईदर इन मॉर्निंग और इन द नाइट। सो ये कल्चर में हमने जाना है या उस पे घर में देखना है कि भाई किस बंदे के साथ हमारा टाइम डिवोशन कितना है, उसके साथ बात करनी है। बात करके देखना है कि भाई वो आपके साथ सोल कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने लड़के से शादी करनी है, लेकिन डिस्प्यूट आपका जो है वो आपकी मदर इन लॉ के साथ हो गया या आपके अपने हस्बैंड जिसके साथ वुड बी के सिस्टर के साथ हो गया, वहाँ पे आप क्या करेंगी? क्योंकि आपने तो सारी बातों का कंसंट्रेशन फोकस जो है वो लड़के पे किया, राइट, राइट। नहीं? तो सबसे पहले जिस परिवार में रिश्ता देख रहे हैं, उस परिवार में कितने लोग रहते हैं और उनका जो नियर बाय रिश्ते हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर मैच करना चाहिए। अगर आपका बिहेवियर मैच कर रहा है, इट मीन्स कि आपको उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मतलब आपको वोट बैंक बनाना है। शादी करने के लिए खाली हस्बैंड की यस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी मदर इन लॉ उसकी मदर बोलेगी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना और वो डिक्टेटिंग माइंड है और वो आपका जो है वो भी उसके माँ के इशारे पे चलने लग गया तो आपकी तो लाइफ हेल हो गई। ओके, दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी हाँ, केप्ट सबसे इन माइंड। पहले जिस परिवार में आपने जाना है, आप उससे फियांसी से या जिससे भी मिलना है आपने, उसको मिलो, तो उसको बोलो कि आप अपने मिल से परिवार को मिलाओ। बजाय ये कि उसके साथ आप लेफ्ट राइट होटलों पे बैठ के टाइम पास करो, आप उसको बोलो मुझे अपने परिवार से मिलाओ। अगर आप उसके परिवार से मिलाओगे, आप उसको बोलो कि आपकी बुआ जी कहाँ रहती हैं? आप उससे पूछो आपकी चाची कहाँ रहती है? आपसे पूछो आपके मामा जी कहाँ रहते हैं? उससे पूछो कि आपके मौसा जी क्या करते हैं? है ना? और उनको बोलो मेरे को उनसे मिलवाओ, है ना? जो आपका जो जिस घर में रिश्ता होना है, एक यूथ को जिस घर में शादी करके जाना है, उसकी सराउंडिंग फैमिलीज़ के साथ तो पहला कनेक्शन होएगा ना। एग्रीड। हाँ जी। फिर उसके पड़ोस में कौन-कौन से लोग रहते हैं, जहाँ-जहाँ आपको उनके साथ कनेक्शन जोड़ना है। तो वो आप देखो कि कौन से बंदे हैं, वे किसके साथ आपने कितनी इंटीमेसी करनी है। इतनी करनी है, इतनी करनी है या इतनी करनी है। और टोटल ओवरऑल जितना आपके पास सरप्लस टाइम होता है अपनी लाइफ के बाद, वो टाइम जिनके साथ आपने बिताना है, उनकी सोच आपसे मिलती है कि नहीं मिलती। वह रिश्ते कामयाब है क्योंकि सपोर्ट चाहिए, एक रिश्ते को सपोर्ट चाहिए, है ना? अगर मान लीजिए हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बेसमेंट मजबूत होएगी, तो ग्राउंड फ्लोर मजबूत होएगा और ग्राउंड फ्लोर मजबूत होगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जहाँ तक मर्ज़ी आप लेके जाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर अगर बेस ही कमज़ोर हो गया, तो ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर ये है कि यूथ को अपने नियर बाय फैमिलीज़ के साथ कनेक्शन जो है ना बनाना चाहिए और उसके बाद कोऑर्डिनेशन करना चाहिए कि यस मेरे वुड बी हस्बैंड के साथ या फ्रेंड के साथ मेरे को कितना टाइम देना है, अपने फादर इन लॉ को कितना टाइम देना है, अपने मदर इन लॉ को कितना टाइम देना है और इस तरीके से तालमेल बिठानी है कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, उनका घर जैसे स्मूथ चल रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैं आपके भाई की शादी हो रही है। एक नया बंदा हमारे इस घर में जुड़ रहा है, ठीक है? अब उनको हमारे इस घर का एटमॉस्फेयर नहीं पता। मे भी हो सकता है कि उसका आपके ब्रदर के साथ बहुत अच्छी तालमेल बैठ जाए, लेकिन मदर इन लॉ के साथ ना बैठे या दादी के साथ ना बैठे या फादर के साथ ना बैठे, है ना? तो अगर वो सब पर शादी से पहले अगर वो सारे परिवार को मिल चुकी, आपसे मिल गई, है ना?
आपके साथ भी तालमेल बैठ गई। अब आपको भी पता है कि इस घर में उसने 50 साल रहना है और उसको भी पता है कि मैंने इस घर में 50 साल रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली बॉन्डिंग होनी चाहिए। फैमिली बॉन्डिंग अगर है तो इसको हम कहते हैं कि द बेस्ट सपोर्ट टू द रिलेशनशिप। कौन सी एज राइट होती है शादी के लिए? देखो, शादी के लिए जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब भी अच्छा रिश्ता मिल ले तो कर लेना चाहिए, फिर सेकंड थॉट्स पे नहीं जाना चाहिए, और जब तक अच्छा रिश्ता ना मिले इंतजार करना चाहिए। भगवान ने किसी को ऑप्शन नहीं दिया, इसी वजह से अंग्रेजों ने भी वो लिख लिया कि बेगर हैज नो चॉइस। अब बेगर हैज नो चॉइस मीन्स इसका मतलब जो जितने भी इंग्लिश हैं, अंग्रेज हैं या ब्रिटिशर्स हैं, वो बेगर तो नहीं है। तो बेगर का मतलब उन्होंने वर्ड यूज किया है कि दे आर बेगर इन द आईज ऑफ गॉड। मतलब वो उनसे मांगते हैं ना, आप भी मांगते हैं, मीन्स आप ऐसे करते हैं ना भगवान के सामने कि भगवान मुझे ये दो, मीन्स वी आर बेगिंग ना, बेगिंग मीन्स मांगना। आप अपने फादर से मांगते हो वो बेगिंग नहीं है, अपने भगवान से मांगते हो वो बेगिंग नहीं है, लेकिन आप पड़ोस के साथ जाके ऐसे करके हाँ दे रहे हो, बाबा जी मेरे को थोड़ा सा ये दे दो, तो उसको बेगिंग कहते हैं। बेगिंग का भी एक अलग अलग स्टेज है, नहीं? तो बेगिंग नहीं करनी, अपना हक लेना है। हक कहाँ से मिलेगा? जहाँ पे अपनापन होगा। अपनापन कहाँ बनेगा? जहाँ पे आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करोगे कि यस मैंने इसके साथ हंस के बात करनी है, इनको खुश कर रखना है। अगर आप अपने परिवार के सभी मेंबरों को खुश रखेंगे तो आपको बेगिंग नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो आपका हक हो गया। भाई जो लड़की इस घर में आ रही है, आते सारी जैसे ही लावा फेरी होंगी, उसका हक बन गया, इस प्रॉपर्टी में भी बन गया, इस घर में भी बन गया, इस घर के लोगों पे भी बन गया। नहीं? तो वो भी ये फील करेगी कि मैं इस घर में आ रही हूँ, अपना समझ के आ रही हूँ। आप भी फील करोगे कि वो जो इस घर में आ रहा है, वो आपका अपना है और उसको आपने 50 साल में, और उसके साथ थॉट प्रोसेस को मिलाना है, उसके साथ ऑरा मैचिंग करनी है और उसको एकोमोडेट करना है। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास आता है कि हम बातचीत करने में कि हमारा नेचर कैसा है। 2 नेचर होते हैं, एक रैश होता है और एक रेस होता है। रेस में मतलब ये होता है कि हम दौड़-दौड़ के बात करते हैं, है ना? कई लोगों को आपने देखा होगा बात करते समय मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो मूव कर रहे हैं, एक जगह पे बैठ के बात नहीं कर पाते। दूसरा आपने देखा होगा रैश बात कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी, है ना? एक चीज़ को आराम से रोक के बात करते हैं, एक चीज़ को समझ लो आपके एक कार में 100 किलोमीटर की स्पीड होगी, है ना? अब 100 किलोमीटर की स्पीड पे जब कार चलेगी, उसकी आवाज़ कुछ और होगी, और 40 किलोमीटर की स्पीड पे कार चलेगी, उसकी कुछ आवाज़ और रहेगी। इट मीन्स के जो स्पीड कंट्रोल है ना, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो आज का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है रिलेशनशिप पे। तो रिलेशनशिप में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सोल कनेक्शन, फिर दूसरा फाइनेंशियल इक्विटी, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 3 चीज़ें अगर आप में हैं, तो रिश्ता ब्रेक नहीं होगा। अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में जाता है, उस बच्चे को क्या-क्या अपने ध्यान में रखना चाहिए? देखो, न्यूक्लियर फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है और जॉइंट फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है, ठीक है? और दूसरा फ़ायदे भी उसी हिसाब से, जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें फ़ायदा भी इतना होता है, न्यूक्लियर फैमिली में इतना फ़ायदा होता है और जॉइंट फैमिली में इतना फ़ायदा होता है। तो जॉइंट फैमिली के फ़ायदे ज़्यादा हैं, है ना? सबसे पहला फ़ायदा कि आपको बातचीत करने का मन कर रहा है, तो आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही आपको इतनी फैमिली मिल गई कि 10, 20, 25, 30 लोगों का फंक्शन आप छोटा-मोटा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में आप, कोई बंदा घर में अकेला है, वो किससे बात करेगा? नौकरों से बात करेगा, अपने डॉगी से बात करेगा, किससे बात करेगा? या उसको घर से बाहर जाना पड़ेगा। जॉइंट फैमिली का सबसे होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयरिंग में आ जाती है और लायबिलिटी भी शेयरिंग में हो जाती है। अगर ये नहीं कि खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग होती है, लायबिलिटी भी शेयरिंग हो जाती है ना। आज किचन में आपका मन नहीं है, उस किसी और ने काम कर लिया, कल उसका मन नहीं है, आपने काम कर लिया। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो आपको 365 दिन अपने हाथ ही काम करना पड़ेगा। और साथ में आजकल डाइवोर्स रेट जो है बहुत बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, डाइवोर्स ना एक शब्द है जो बना है डाइवर्सिफिकेशन से। डाइवर्सिफिकेशन को समझना चाहें तो ऐसे समझ लो कि 2 फ्रेंड, 2 ब्रदर, माँ-बाप या भाई-बहन, कोई भी 2 बंदे एक
जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चले, बीच में उनकी विचारों में भिन्नता आ गई, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, तो इतनी बढ़ गई लड़ाई जब बढ़ गई कि उसने बोला गाड़ी रोको, मैं उतर रहा हूँ। आगे टी रोड था, गाड़ी रोकी, एक राइट मुड़ गया, एक लेफ्ट मुड़ गया। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन चूंकि हस्बैंड वाइफ में होते हैं तो लॉ कानून इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, इस वजह से शोर ज़्यादा मचता है। अदरवाइज समाज में दो भाई अलग होते हैं, वो भी तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ ना। एक माँ बाप भी का भाई, दो भाई अलग होते हैं, बहन भाई अलग हो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में कोई भी दो बंदे जिसके विचार नहीं मिले और वो अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ गए, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन हस्बैंड वाइफ में भी होता है, लेकिन अगर वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके विचार नहीं मिल रहे, विचार मिल रहे हैं तो फिर तो डाइवर्सिफिकेशन होने का कोई मतलब ही नहीं होता। और डिस्प्यूट जब हो भी जाए, मान लो किसी पॉइंट पे अगर हम ले लें कि डिस्प्यूट हो भी जाए, तो डिस्प्यूट अगर हो गया तो उसको समझाने वाला कोई बंदा चाहिए जो बेटर नॉलेज रखता हो, है ना। अगर आप एडवोकेट के पास जाएंगे तो उसका प्रोफेशन है रिश्ता तोड़वाना, क्योंकि वो डाइवर्स करा के पैसे मिलते हैं उसको। अगर आप किसी सीनियर समझदार बंदे को, चाहे आपके परिवार का हो चाहे आपके परिवार के बाहर का हो, और उससे आपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि अंकल दिस इज माय प्रॉब्लम, हाउ आई शुड सॉल्व, उसने आपको एक प्रॉब्लम बताई और प्रॉब्लम का रास्ता बताया, आपको समझ में आ गई, आपने मान ली, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। एक होता है सामने वाला समझाने वाला नहीं मिल रहा, और एक समझाने वाला मिल भी रहा तो हम उसकी बात को समझना नहीं चाहते। तो दो सिचुएशंस हैं, दोनों को हैंडल करना है। अगर दोनों को हैंडल हो जाएगा तो डाइवर्स भी नहीं होगा, डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होगा, विचारों पे कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, तालमेल बैठ जाएगी अच्छी। आप अपने घर में हैं, टाइम के साथ आपको शादी की, अब आपकी एज हो रही है, आप इस घर में 25 साल 26 साल 30 साल रहे हो, तब जाके आपका इस परिवार से कोऑर्डिनेशन बना है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी फैमिली में आज आपकी शादी हुई और अगले एक हफ्ते के अंदर साहब के साथ आपका कोऑर्डिनेशन हो जाए? टाइम तो है ना, टाइम इज अ हीलिंग पॉइंट ना। वक्त तो आपको देना पड़ेगा। जो चीज़ आपके फेवर में हो रही है उसके लिए आपको परमात्मा का थैंक्स करना है, और जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उसके लिए परमात्मा से रिक्वेस्ट करनी है कि प्रभु ये भी कृपा कर दो, जहाँ पे इतनी करी है ये भी मेरे पॉइंट्स सॉल्व हो जाए। एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी का शादी में बहुत बड़ा नहीं, इम्पोर्टेंस है। हाँ मैं जी। मैं बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है ये बताना कि ये आपस में इनकी निभ पाएगी कि नहीं निभ पाएगी, जिसका हम यही हम एस्ट्रोलॉजी में क्यों जाते हैं, ये जानने के लिए जाते हैं पंडित जी बता दें कि हमारे गुण मैच करते हैं नहीं करते, जबकि उन गुणों के बारे में पंडित जी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो इंडिविजुअल तो किसी को मिले नहीं। अब आपका एस्ट्रोलॉजर आपके फादर से बड़ा कोई नहीं हो सकता, आपकी मदर से बड़ा कोई नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि उसने आपका बर्थ होते हुए देखा है, बड़े होते हुए भी देखा है, आपका ग्रोन अप भी देखा है, आपका एजुकेशन टाइम भी देखा है। तो एस्ट्रोलॉजर कौन हुआ? एस्ट्रोलॉजर कौन हुआ? जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता या जो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। तो आप किसको एस्ट्रोलॉजर मानेंगे? जो सब जानते हैं। जो सब जानते हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजर का काम ये पूजा पाठ करना। देख, एस्ट्रोलॉजर नहीं कौन करते हैं एस्ट्रोलॉजर? जो पंडित लोग होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं। फिर अगर आपको भगवान से कोई बात करनी नहीं आती तो आपने एक पंडित जी हायर कर ली जो आपके बिहाफ पे बात कर रहे हैं उनसे, है ना? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता मैं है उसी मैरिज में। सब्जेक्ट में आ रहा था। हुँ, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दी मैरिज पर्पस। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि थॉट प्रोसेस मैच कराए जाते हैं, फाइनेंस, ये शादी में थॉट प्रोसेस मैच कराए जाते हैं, फाइनेंशियल लेवल मैच कराया जाता है, आपस में लिविंग स्टैंडर्ड मैच कराया जाता है, और साथ रहने के लिए एक इच्छा जाहिर की जाती है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, ठीक है। बट कई लोगों का होता है कि गुण मैच हो जाते हैं, नहीं, बट गुण फिर मैच भी होने के बाद भी बनते नहीं। रिश्ते नहीं होते, बिल्कुल, नहीं चलते। हाँ जी। जहाँ पे सोल कनेक्शन नहीं है वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? जहाँ पे सोल कनेक्ट हो गया और उस जगह पे तो एस्ट्रोलॉजर हो या ना हो, देखो ब्लेसिंग्स चाहिए आप, हाँ जी, नहीं एग्रीड। है ना, आपको ब्लेसिंग चाहिए। ब्लेसिंग आपका कोई भी सीनियर जो आपके घर के अंदर है वो आपको दे सकता है, आपके पापा, आपके दादाजी, या कोई भी आपका चाचा ताया, जो भी
आपको हर आदमी ब्लेसिंग देगा ना, तो ब्लेसिंग इज मोर रिक्वायर्ड देन दी एस्ट्रोलॉजी। जो एस्ट्रोलॉजी है वो 1 मिनट के लिए धोखा हो सकता है, पर ब्लेसिंग में धोखा नहीं होता। परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए ना, तो परमात्मा की ब्लेसिंग में तो कोई धोखा है ही नहीं। आजकल अंकल स्कैम्स बड़े ज़्यादा हो रहे कैम हैं। जैसे जैसे कि एक मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, उनका किसी के साथ रिश्ता जुड़ा, तो जब वो उनके घर मिलने गए, जैसे आप किसी को मिलाते हो, तो उनको जिनको भी उन्होंने हायर किया था, उन्होंने वो 2 फैमिलीज़ मिले। जब वो मिले, नीचे गाड़ियाँ अच्छी खड़ी थी, घर में बहुत सारे वर्कर्स थे, हेल्पर्स थे। बट उनको वो रियलाइज़ हुआ कि दिस वाज़ ऑल अ स्कैम। वो लोग जो गाड़ियाँ थी वो सारी आपकी रेंट बात पे मैं थी। समझ गया, हाँ जी। मैं जवाब देना स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नोन और अननोन 2 शब्द हैं, एक नोन और एक अननोन। नोन का मतलब ये होता है कि आप फलाने परिवार को 25 साल, 30 साल, 50 साल से जानते हैं। उनका फाइनेंशियल स्टेटस आपकी निगाह में है कि वो आज से 30 साल पहले क्या थे, आज क्या है। उनके घर में जो कारें खड़ी हैं वो अपनी हैं या बैंक की हैं, वही एग्ज़ैक्टली। ठीक है। और अननोन बंदे के घर में जाके आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये सोफा जो है वो किराए पे आया है या उनका अपना है। घर आप किसी से नहीं पूछ सकते कि ये दिस इज योर ओन हाउस या रेंटेड हाउस या कब्जा किया हुआ है। रेंटेड हाउस वो होता है जिसका आप टाइमली रेंट देते हैं, और जिसका आप रेंट देना बंद कर देते हैं उसको कब्जा करना, जिसके लिए 8-8 साल 10-10 साल के लोगों के साथ कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं। तो उसका द बेस्ट सोल्यूशन इज कि आप जहाँ भी रिश्ता करो वहाँ पे बीच में कोई एक बंदा होना चाहिए जो उनको 25-30 साल 40 साल से जानता हो। वहाँ पे ये स्कैम नहीं होगा। जहाँ जहाँ आप नई फैमिलीज में मिलने जाओगे तो क्या है कि अट्रैक्शन एक शब्द है। मान लो कि सामने वाले का अट्रैक्शन क्रिएट हो गया आपकी तरफ और आपका और उनका फाइनेंशियल स्टेटस मैच नहीं कर रहा, तो वो आर्टिफिशियल लाइफ लेगा। आर्टिफिशियल लाइफ को स्कैम बोलते हैं। राइट, राइट। नहीं, अगर आप किसी घर में जा रहे हैं और कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि मैं इनको 40 साल से जानते हैं, है ना, और इनको फाइनेंशियली मैंने उठते गिरते देखा है। ऐसे अंकल आजकल ना मैं एक रील ही देख रही थी, उन्होंने किसी ने सीक्रेट एक एजेंसी से डिटेक्टिव रखा हुआ था जस्ट टू गेट टू नो अबाउट द फैमिली। देखो मेरी बात सुनो, कितना भी बंदा सियाना हो, शातिर को नहीं पकड़ा जा सकता, है ना। ताले जो लगते हैं घर में वो हमारे लिए हैं, चोरों के लिए नहीं है। वो हर किस्म के ताले तोड़ना जानते हैं, हर किस्म के ताले खोलना जानते हैं। शातिर से बचने के लिए आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बैठानी पड़ेगी कि जिस घर में आपका रिश्ता होने जा रहा है उसको आप कितने सालों से जानते हैं, या कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो ये कहे कि हम इनको पिछले 40 साल से जानते हैं, मेरी जिम्मेवारी है। आजकल अंकल बच्चों में ना ऑप्शंस बहुत है। अ, आजकल लिव इन का ट्रेंड आ गया है। देखो मैं बताऊं, ये सारे वेस्टर्नाइज कल्चर है। पहले अपनी हद तय कर लो, आपने अपनी हद में रहना है या हद से बाहर जाना है। हद से बाहर जाना है तो फिर तो लिविंग रिलेशन की भी जरूरत नहीं है, फिर तो रोजी रिलेशन किसी के साथ बन सकते हैं, मनाही थोड़ी है। अगर हम अब अपनी हद बंद कर दें तो रोजी आज आप इंस्टा पे चले जाओ चाहे फेसबुक पे चले जाओ, लाइन लगी हुई है, मेल्स की भी फीमेल्स की भी, है ना। तो फिर लिविंग में जाना है तो फिर एक वाइफ 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 विद वन पर्सन, फिर तो रोज 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 किसी के साथ जाओ, लेकिन अपनी हद तय करनी है। और अगर हद तय करनी है तो ये डिसाइड करना है कि भी एक के साथ शादी करनी है, उसी के साथ लाइफ पास करनी है। फिर बैगर हैज नो चॉइस, है ना। ये परमात्मा ने शादी इसलिए बनाई है, गठबंधन है, दो परिवारों का मैच है, और इसके अंदर हम डिस्प्यूट लेके नहीं जा सकते, हम यहाँ पे प्रॉब्लम लेके नहीं जा सकते, यहाँ पे हम समाधान लेके जाएंगे, हम यहाँ पे सोल्यूशन लेके जाएंगे। अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम है भी तो उस प्रॉब्लम को दूर करके सोल्यूशन देंगे। अगर हम ही प्रॉब्लम क्रिएटर हो गए तो सोल्यूशन कौन देगा? क्वालिटीज टू लुक इन अ पार्टनर। सोल कनेक्शन, थॉट प्रोसेस मैचिंग, और फैमिली एटमॉस्फेयर को देखना, ठीक है।
चौथा, परमात्मा पे भरोसा करना। सबसे ये 4 चीज़ें हैं, है ना? और उसके बाद फिर विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। समस्या आई तो लेट देम कम बोलो, गेट अवे ना बोलो। बचो नहीं, समस्या को फेस करो। जिस समस्या को आप फेस कर लोगे, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अंकल आप इस प्रोफेशन में हो 35 साल से, तो सक्सेस रेट क्या रहा है? सक्सेस रेशियो है कि अगर आप मेरी बात 100% मान जाओ, तो 100% सक्सेस है। 50% मान जाओ तो 50% सक्सेस है। 25% मानोगे तो 25% सक्सेस है। मेरी बात सुन के इस कान से सुनी और इस कान से बाहर निकाल दी तो 0 सक्सेस है। तो आपका काम कहाँ शुरू होता है और कहाँ एंड होता ना, है? मेरा काम स्टार्ट होता है हर अच्छी फैमिली से, चाहे वो किसी भी पार्ट में रहता हो, चाहे इंडिया में रहता हो, चाहे अब्रॉड में रहता हो। वी आर सर्चिंग ओनली अ गुड पीपल, जिनके साथ संबंध, जो रिश्तों को एक लॉन्ग टर्म्स के लिए लेके जाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म्स रिलेशनशिप में मैं बिलीव नहीं करता। चाहे वो मेरे घर के बिल्कुल पास ही रहते हो, तो भी मेरा उनके घर आना जाना नहीं है। और अच्छे लोग मेरे घर से 1000 किलोमीटर दूर भी हैं, देन आई नो प्रॉब्लम, मैं वहाँ पे जाता हूँ। और आपका खत्म कहाँ पे होता है? मतलब शादी के बाद खत्म हो जाता है जब ऐसा होता है जी, एक युग परिवर्तन आपने देखा होगा। 25 साल की जनरेशन चेंज आती है। जब तक मेरी उम्र है, हम जनरेशन टू जनरेशन काम करते हैं। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, उस समय जिनके रिश्ते कराए थे, उस समय दादा नाना बन गए, है ना? आज हम वो अपने बच्चों के रिश्ते के लिए हमारे पास अप्रोच करते हैं। भगवान मेरे को उम्र और दे, तो शायद हो सकता है कि उनके बच्चों के आगे बच्चे मैं रिश्ते कराऊँ, नहीं? सो हमारी किसी भी परिवार में एंट्री होती है, तो जो पहला रिश्ता होता है, वो मिलना मुश्किल होता है। उसके बाद तो वो एक के बाद एक अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज स्टार्ट हो जाता है। नहीं वो दैट आई एग्री, बट अगर किसी को शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम आए, तो उसमें आपका इंटरफेरेंस होगा कि नहीं? मैं इंटरफेरेंस में बिलीव नहीं करता, मैं सॉल्यूशन में बिलीव करता हूँ। अगर आप अपनी प्रॉब्लम मुझे समझा दोगे, तो मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बिना सॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिना प्रॉब्लम के कोई सॉल्यूशन नहीं है ना? सिर दर्द होगा तो दवाई खानी ना, अगर सिर दर्द नहीं हो रहा तो क्यों दवाई खाएँगे? तो पहले तो हमने ये सोचना है कि प्रॉब्लम आए ना। दूसरा सोचना है कि प्रॉब्लम आ गई तो उसका समाधान कौन बताएगा? तीसरा, वो जो बताएगा उसको फॉलो करो। जैसे आप कोई अपना कोई सक्सेसफुल स्टोरी हमारे साथ शेयर करोगे? देखो वो ना सक्सेस स्टोरी, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वो इंडिविजुअल है और मैं करीब 1600 से ज़्यादा रिश्ते करा चुका हूँ और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि सभी कामयाब हैं। छोटी-मोटी खिटपट होती है, पर वही बिल्कुल ऐसी होती है जैसे बहन-भाई की होती है, ऐसी मियाँ-बीवी की होती है ना? उसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। कल ना मैंने किसी का इंटरव्यू लिया, तो उस लेडी ने बहुत अच्छी चीज़ बोली। उन्होंने कहा कि जब कभी शादी होती है, तो जो मदर होती है फॉर अ वेरी स्टार्टिंग में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि उनका बेटा उनसे दूर होगा और एक नया बंदा उसकी लाइफ में आएगा। तो इस चीज़ पे आप क्या बोलेंगे? देखो, बैलेंस रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। जितनी इम्पोर्टेंट माँ है, उतनी इम्पोर्टेंट पत्नी है और जितनी इम्पोर्टेंट पत्नी है, उतना ही इम्पोर्टेंट मदर है। ठीक है? तालमेल कौन बिठाएगा? उसमें हस्बैंड जो है वो अपनी माँ के साथ भी तालमेल बिठाएगा और अपनी वाइफ के साथ भी ताल बिठाएगा। उसकी वाइफ को अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए कि उसकी माँ इग्नोर ना हो। अगर माँ इग्नोर करेगी, तो वो हमारे हमारे यहाँ पंजाबी का वर्ड है कीड़े डालेगी। अगर आपसे वो खुश नहीं होगी, आप वो चाहती है कि आप उसके बेटे का घर बढ़े है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि वो इग्नोर रहे। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा अपनी माँ को भी इम्पोर्टेंस उतनी ही दे जितनी अपनी वाइफ को देना है और अपने उसकी जो वाइफ है वो अपने पति को पूरा सपोर्ट करे, इसलिए कि उसकी माँ इग्नोर ना हो। अग्रीड। नहीं, आपको भी उस घर में रहना है, उसकी माँ को भी उसके घर में रहना है। दोनों में इग्नोर ना हो, कोई भी इग्नोर नहीं होना चाहिए, ना माँ इग्नोर होनी चाहिए, ना पत्नी इग्नोर होनी चाहिए। जैसे ताल में ये सेम आप अपने घर पे लो, है ना? अब आप इस घर की बेटी हो, जो आ रही है वो इस घर की बहू आएगी। सेम आप किसी के घर में जब जाओगे तो आप बहू बन जाओगे,
और यहाँ पे आप बैठी हो, नहीं? तो तराजू सेम होना चाहिए ना। जो चीज़ आप चाह रहे हो कि आपको सामने वाले घर में मिले, वो उसको भी इस घर में मिलना चाहिए। एज़ वी आर कमिंग टू एन एंड, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे बच्चों को? देखो जी, मैंने आपको बता दिया कि जिस बच्चे को अपना घर बनाना है, उसको अपने उम्र से पीछे जाना पड़ेगा। उसकी अपनी माँ की लाइफ़ को देखना पड़ेगा। उसने क्या-क्या प्लस पॉइंट माँ में हैं, वो सारे गुण उसको अपने में क्रिएट करने पड़ेंगे। क्योंकि शादी का मतलब है कि आप माँ बनने जा रहे हो। आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद आप उस जगह पे जा रहे हो और ऐसे 30 साल बाद कभी आपकी बेटी मेरा इंटरव्यू तो वो मैं उसको बोल सकता हूँ कि भी तेरी मम्मी ने भी मेरा इंटरव्यू लिया था, है ना? सो जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन पीछे और एक जनरेशन बाद में, अगर आपने सोचने की कैपेसिटी है, अगर आपका विजुअलाइज़ेशन अच्छा है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ़ को चाहे इस घर में, चाहे सामने वाले घर में अच्छी तरीके से जियो। और जो आपको मैंने बताया ना, वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजो, ताकि ये जो वर्डिंग्स हैं, पता नहीं किसके कान में पड़े और किसका भला हो जाए। नहीं? देखो डिस्प्यूट जो है ना, वो एक जगह पे रहना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। और जो खुशबू है, परफ्यूम जो है, वो चारों तरफ फैलनी चाहिए। नहीं, अच्छाई जो है ना, उसको फैलनी चाहिए और बुराई को बंद करके एक जगह पे डब्बे में बंद करके रखना चाहिए, ढका रहना चाहिए। समाज हमारा बड़ा स्थान पे है। एक चीज़ मैं और बोल दूँगा कि जितनी तरक्की आज हमारे साइंस ने करी या जितने साधन आज हमारे पास हैं, उतने साधन 50 साल पहले नहीं थे, है ना? हाथ से छोटे से कपड़े धोने पड़ते थे, आज वॉशिंग मशीन आ गई। हाथ से बर्तन मांजने पड़ते थे, आज डिश डिश मशीन आ गई। बहुत सारे काम हैं जो हमारी अब कुछ टाइम बाद रोबोट्स आ जाएँगे, है ना? हमारी साइंस बहुत तरक्की कर गई है। जितनी भी अच्छाइयाँ हो रही हैं, उसके साथ-साथ अपने पुराने टाइम को नहीं भूलना चाहिए कि भई हमारे को शुक्रगुज़ार होना चाहिए भगवान का कि आज हम बिना तार के टेलीफ़ोन यूज़ कर रहे हैं। हमने वो टाइम देखा है जो ठक-ठक, ठक-ठक मारते रहते थे, कॉल नहीं लगती थी। तो बैलेंस जो है वो बना के रखो, पिछली पीढ़ी में और आगे की पीढ़ी में, है ना? ये बैलेंस बना रहेगा, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस कॉम्प्लीमेंट्री। मज़ा आ गया, आपने अच्छी तरीके से बात करी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डोपामाइन हाई। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।